वेलकम टू चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? द बेसिक डिफरेंस इसकी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसका मेंशन कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में किया होता है। ठीक है, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर कोई आर्टिकल होता है। लेकिन जो भी बॉडीज़ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं मिलता है। ठीक है, ना उसके रिगार्डिंग कोई आर्टिकल रहता है। तो हमारा पहला इंस्टीट्यूशन है वह है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंश्योर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री। तो हमारे कंट्री में जो इलेक्शन जो भी होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन हो, तो वो एक बहुत ही फेयर तरीके से हो। ठीक है, बिना कोई बायस, बिना कोई पार्शलिटी के हो। ये कौन इंश्योर कराता है? तो ये करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, इसको शॉर्ट में हम ECI बोलते हैं। When did इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? तो ये 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, इस वजह से 25 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, नेशनल वोटर्स डे। When did मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन कम इनटू एग्जिस्टेंस? तो अभी इसी के हम लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं? 3 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, उसमें से एक कौन होता है? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये जो मल्टी मेंबर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये कब एग्जिस्टेंस में आया? तो 1989 में। Which article of Indian Constitution provides that power of superintendence, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन shall lie with the इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो ये कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर देता है कि जितने भी इलेक्शंस होंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज जो भी उसके मतलब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो, ठीक है, तो उसका जो भी सुपरिटेंडेंस होगा, जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे, डायरेक्शन होगा, इलेक्शन उसके लिए सिंबल्स जो जारी करेगा, वो सारा प्रोविज़न किसके पास है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। और ये कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 324 में। विच इंस्टीट्यूशन एंड ऑफिसेस फॉल अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन या फिर कौन कौन से ऑफिसेज जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जुरिस्डिक्शन में आता है, उसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो पहला पार्लियामेंट, फिर स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाउ डज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टेक इट्स डिसीजन? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कोई भी अगर डिसीजन लेना होता है तो वो कैसे लेती है? तो बाय यूनैनिमिटी, है ना, या तो मतलब सब हामी भर के, या फिर कोई मेजोरिटी प्रिंसिपल का यूज़ करके। हु अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर? तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 जो अदर कमिश्नर्स होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, उनको अपॉइंट कौन करते हैं? तो वो करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर? तो जो भी इलेक्शन कमिश्नर है उनका जो टाइम पीरियड होता है, टाइम ऑफ सर्विंग, वो कितना होता है? 6 ईयर या तो 65 ईयर्स ऑफ एज। जो भी पहले हो जाएगा वो उसी के अकॉर्डिंग रिटायर हो जाएंगे। ठीक है। विच अमेंडमेंट एक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन? तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि स्टेट में भी स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब स्टेट में भी स्टेट इलेक्शन कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ? तो ये हुआ था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। ठीक है, और ये स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन नहीं कराती है। ठीक है, ये बस पंचायत का इलेक्शन या फिर लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन को कंडक्ट कराती है। हु अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर? तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करते हैं? तो वो करते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट, है ना, जिस स्टेट का इलेक्शन कमीशन होगा उस स्टेट के गवर्नर वहाँ के कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे। व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वहाँ पे 3 मेंबर हैं, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन में बस एक ही मेंबर है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु हैज़ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इन द मैटर ऑफ पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किसके पास ये पावर है कि किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है? ठीक है, तो जो फाइनल अप्रूवल होंगे वो कौन देगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन। विच इज़ द सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी इन इंडिया? तो इंडिया में जो एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी जैसे कि SSC है, UPSC है, ठीक है, तो उस तरीके से UPSC कोई एग्ज़ाम नहीं है, UPSC एक बॉडी है जो एग्ज़ाम कराती है। ठीक है, एक्चुअल जो एग्ज़ाम होता है वो कौन सा होता है? CSE, है ना, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ये NDA भी कराती है ना, या CAPF का भी एग्ज़ाम कराती है। तो ये डिफरेंट एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, ये एक रिक्रूटिंग बॉडी है। वो कौन सा? UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। When was Federal Service Commission accorded a constitutional status as an autonomous entity? तो पहले जब ब्रिटिश टाइम में ना इसको UPSC कोई बोलते थे हम लोग फेडरल सर्विस कमीशन, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया है इसको कब? ये 26 जनवरी 1950 को।
विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजंस पर्टेनिंग टू यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में लिखा हुआ है कि यूपीएससी के बारे में या फिर जितने भी पीएससीज होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में, तो ये पार्ट 14 में दिया हुआ है, आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविज़न फॉर रिमूवल ऑफ अ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को रिमूव करना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल यूज़ होता है? आर्टिकल 317। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के चेयरमैन एज वेल एज जो जितने भी मेंबर्स हैं उनको कौन अपॉइंट करते हैं? उनको करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। तो यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं, जो भी चेयरमैन होंगे या फिर और भी जो मेंबर्स हैं, उनका ऑफिस ऑफ टर्म कितना होता है? तो 6 ईयर्स का होता है, ठीक है, या फिर वो जब तक कि 65 ईयर्स तक के एज के ना हो जाए। द एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ अ स्टेट आर चार्ज अपॉन। तो अगर किसी स्टेट का जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, जो भी पीएससी बॉडी है, वो उनका जो भी खर्चा आएगा, ठीक है, जो भी उनका एक्सपेंसेस है, वो कहाँ से मीट होगा? तो वो होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से, ठीक है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मीन्स यूपीएससी जो है वो कैसा बॉडी है? इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। टू whom डज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट। तो जो भी यूपीएससी अपना जो रिपोर्ट बनाती है, ठीक है, वो रिपोर्ट वो किसके पास सबमिट करती है? प्रेसिडेंट के पास। हु हैज़ द पावर टू सस्पेंड द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। तो यूपीएससी के चेयरमैन को सस्पेंड करने का या फिर उनके अदर मेंबर्स को सस्पेंड करने का पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि इन्होंने ही अपॉइंट कराया तो ये रिमूव भी यही करेंगे, ठीक है। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन एज वेल एज मेंबर्स को कौन अपॉइंट करते हैं? तो गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भी मेंबर्स होंगे, ठीक है, एज वेल एज जो भी मतलब वो चीफ मेंबर होंगे, वैसे मेंबर तो एक ही होते हैं, ठीक है, तो वो उनका जो ऑफिस ऑफ टर्म होगा वो कितना होगा? या तो वो 6 ईयर तक के एज तक सर्व करेंगे, अदरवाइज तब तक वो सर्व करेंगे जब तक कि वो 62 ईयर्स का एज अटेंड नहीं कर लेते। हु हैज़ द पावर टू रिमूव द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो किसके पास ये पावर है कि वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को भी रिमूव कर दे? तो ये पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, ठीक है। ये अपॉइंट तो गवर्नर के द्वारा होते हैं, लेकिन इनको रिमूव करने का जो राइट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। हाउ इज़ द जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश्ड। तो अगर जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अगर इस्टेब्लिश करना है तो वहाँ पे कौन सा हम कैसे कर सकते हैं वो चीज़? तो पार्लियामेंट उसके लिए एक्ट लाएगी, उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन JSPS का जो स्टेट है वो क्या होता है? वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाइनेंस कमीशन। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश। तो कौन से आर्टिकल के अंदर ये बोला गया है कि देयर शैल बी अ फाइनेंस कमीशन, ठीक है, तो वो आर्टिकल 280 में दिया हुआ है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फाइनेंस कमीशन। और फाइनेंस कमीशन का क्या नेचर है? तो ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी, क्वासी का मतलब क्या होता है? हाफ, ठीक है, तो ये एक जुडिशियल बॉडी है भी और नहीं भी है, ठीक है, बोल सकते हैं आधा आधा। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ अ फाइनेंस कमीशन। एक फाइनेंस कमीशन का कितना टेन्योर होता है? तो 5 ईयर्स तक का। विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया रिकमेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट एंड अमॉन्ग द स्टेट देमसेल्व्स। तो जो भी वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि ये बताती है कि सेंटर स्टेट के बीच में जो टैक्सेस का जो कलेक्शन हुआ है वो कैसे शेयरिंग होगा, ठीक है, या फिर डिफरेंट स्टेट्स के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है तो उस टाइम में वहाँ पे पैसा कैसे दोनों में बांटा जाएगा, तो ये बताती है फाइनेंस कमीशन। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ अ फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन में टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, उसमें से एक चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स, ठीक है, एक चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स। द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू होम। तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अपना रिपोर्ट किसको सबमिट करती है? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रिपोर्ट सबमिट करती है। हु हेडेड द 14th फाइनेंस कमीशन। तो 14th फाइनेंस कमीशन को किसने हेड किया था, किसने लीड किया था? डॉक्टर YV रेड्डी। विच फाइनेंस कमीशन इज़ फंक्शनिंग इन प्रेजेंट। एट प्रेजेंट कौन सा फाइनेंस कमीशन रन कर रहा है? 15th फाइनेंस कमीशन। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। तो 15th फाइनेंस कमीशन के कौन है चेयरमैन? वो है NK सिंह। विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रोविजन ऑफ ग्रांट्स इन एड। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि ग्रांट्स मतलब एड ग्रांट करने का प्रोविज़न देता है? तो वो है आर्टिकल 275 और आर्टिकल 282।
हु वाज द चेयरमैन ऑफ 13th फाइनेंस कमीशन। तो 13th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, तो विजय केलकर। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ये 13th का पूछा गया। हु हैड सजेस्टेड अ मर्जर ऑफ फाइनेंस एंड प्लानिंग कमीशन। ये किसने सजेस्ट किया था कि फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन को मर्ज करना चाहिए, ठीक है। ये बोला था MB माथुर ने। ऐसा तो हुआ नहीं, प्लानिंग कमीशन की जगह क्या आ गया, अब नीति आयोग, ठीक है। और फाइनेंस कमीशन एज यूजुअल काम कर रहा है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड STs। तो SC और ST के प्रॉपर वेलफेयर के लिए अलग से मतलब एक बॉडी बनाई गई, कमेटी बनाई गई है, ठीक है। तो वही है कि SCs के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड STs के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्पेशल ऑफिसर फॉर वेलफेयर ऑफ SCs एंड STs। तो कौन सा आर्टिकल है जो कि ये प्रोविज़न बोलता है कि जो SCs या फिर STs के वेलफेयर के लिए एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट होंगे। ये आर्टिकल 338 और 338 क्लॉज A में दिया हुआ है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर प्रोविज़न फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs एंड STs इन द हाउस ऑफ पीपल। मीन्स हाउस ऑफ पीपल का क्या मतलब होता है, लोकसभा, ठीक है। लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल। तो हाउस ऑफ पीपल में SCs और STs को रिजर्वेशन मिलेगा। ये कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 330 में। When did the मल्टी मेंबर कमीशन फॉर SCs एंड STs सेटअप। SC ST के लिए मल्टी मेंबर कमीशन कब सेटअप हुआ, 1990 में। मतलब इस कमीशन में वो एक से ज़्यादा मेंबर्स हो सकते हैं। विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेस द अरेंजमेंट ऑफ वन मेंबर सिस्टम विथ मल्टी मेंबर सिस्टम इन नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड STs। तो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू एक वन मेंबर सिस्टम से मल्टी मेंबर सिस्टम कर दिया गया, 65th अमेंडमेंट एक्ट से। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कमीशन फॉर SCs एंड ST। तो SC ST के लिए जो पहला कमीशन बना था, ठीक है, उसके पहले चेयरमैन कौन थे, श्री भोला पासवान शास्त्री। विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाइफर्केटेड द नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड STs। तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट से, पहले तो दोनों सेम ही होता था, SC के लिए और ST के लिए बस एक ही कमीशन था, लेकिन दोनों को बाइफर्केट कर दिया गया, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए अलग और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अलग। ये कौन से अमेंडमेंट से हुआ था, 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। तो कौन से आर्टिकल में दिया गया है कि इस SCs के लिए एक नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए एक नेशनल कमीशन इस्टेब्लिश होगा। ये आर्टिकल 338A में दिया हुआ है। व्हेन डिड द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट केम इनटू फोर्स। तो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड जो भी एक्ट है वो फोर्स में कब आए, मीन्स वो एक्ट में कब आए, 30 जनवरी 1990 में। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट एक्ट 1989। तो ये जो शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो रूल है ना, उसमें कितने सेक्शंस हैं, तो 23 सेक्शंस हैं। अंडर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 इन विच सेक्शन देयर इज प्रोविजन फॉर द अरेंजमेंट ऑफ अ स्पेशल कोर्ट। तो एक शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो भी एक्ट है, ठीक है, 1989 का, उसको हम लोग और क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट। तो इसके अंडर में एक स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश होगा। ये कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन 14 में। अंडर विच सेक्शन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट 1989 इज़ इकोनॉमिक बॉयकॉट डिफाइंड। इकोनॉमिक बॉयकॉट के बारे में कौन से, इस एक्ट के कौन से सेक्शन में, मीन्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 के कौन से सेक्शन में मेंशन किया गया है, सेक्शन 2 में, ठीक है। बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बताया गया है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स रूल्स 1995 हैज़ द मटेरियल फॉर एनुअल रिपोर्ट बीन प्रोवाइडेड। तो 1995 के कौन से सेक्शन में है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स रूल 1995 के कौन से सेक्शन में मटेरियल फॉर एनुअल रिपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, तो सेक्शन 18 में। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर SCs। तो नेशनल कमीशन ऑफ SCs का जो एक कमीशन है, ठीक है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, एक तो चेयरपर्सन होंगे, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 और मेंबर्स होंगे, ठीक है। मीन्स टोटल 5 मेंबर हो गए। हु अपॉइंट्स द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर SCs। तो नेशनल कमीशन फॉर SCs के मेंबर्स हो या फिर उसके चेयरमैन हो, ये कौन अपॉइंट करते हैं, ये करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, उसके जो भी मेंबर्स होते हैं उनका क्या होता है टाइम पीरियड सर्व करने का, तो 3 ईयर्स। द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स सबमिट इट्स रिपोर्ट टू होम। तो नेशनल कमीशन जो है शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए वो अपना रिपोर्ट है ना, वो किसको सबमिट करती है, प्रेसिडेंट को।
विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशेस अ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि एक कमीशन इस्टेब्लिश कर दिया गया। अब तक तो एससीज और एसटीज के लिए था, अब बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी हो गया। ये 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 में, ये काफ़ी रिसेंट अमेंडमेंट है, तब को ध्यान रखना है। विच आर्टिकल्स हैव बीन इंसर्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 102nd अमेंडमेंट एक्ट। तो 102वां अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया, तो आर्टिकल 338B एंड 342A। वट फिर हमारा व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ एंड कंपोजिशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस में कितने मेंबर्स होते हैं, तो 5 मेंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। तो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे, तो काका साहब केलकर, ठीक है। इन 1970s बैकवर्ड क्लास कमीशन वाज सेटअप अंडर हुज चेयरमैनशिप। तो 1970s में बैकवर्ड क्लास कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था, वो किसके चेयरमैनशिप में, बीपी मंडल के चेयरमैनशिप में। मंडल कमीशन वाज सेटअप अंडर हुज प्राइम मिनिस्टरशिप। तो मंडल कमीशन जो कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए मतलब इस्टेब्लिश हुआ था, उसका उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो वो थे मोरारजी देसाई। In which case, Supreme Court directed the government to create a permanent body to examine and recommend the inclusion and exclusion of various backward classes। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर कब दिया था कि देयर शुड बी अ परमानेंट बॉडी जो कि ये एग्जामिन करेगी कि कौन सी कास्ट अभी बैकवर्ड क्लास है या फिर नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि अभी कोई कास्ट बैकवर्ड क्लास हो लेकिन फिर 5 साल के बाद वो नहीं हो, तो ये सब का जो इसमें जो चेक्स है वो कौन डालेगी, वो उसके लिए एक परमानेंट बॉडी होना चाहिए। ये कौन से केस में बोला गया था, इंदिरा साहनी केस 1992 में। आगे बढ़ते हैं। बाय विच पार्लियामेंट्री एक्ट द NCBC वॉज एस्टैब्लिश्ड। तो NCBC मीन्स नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये कौन से पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश हुआ था, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन NCBC। तो NCBC में कितने मेंबर्स होते हैं, तो 5 मेंबर्स। उसमें से एक चेयरपर्सन होंगे, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर्स। बाय हुज वारंट द मेंबर्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आर अपॉइंटेड। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के जो मेंबर्स होंगे वो कौन अपॉइंट करते हैं, उनको अपॉइंट करने के लिए वारंट कौन इशू करता है, तो वो प्रेसिडेंट। इन विच ईयर द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वॉज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो कौन से साल में क्या हुआ कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया, ये 2018 में, ठीक है। Which 2 articles were added by the 102nd Constitutional Amendment Act 2018। तो कौन कौन सा 2 आर्टिकल इंसर्ट किया गया 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के थ्रू, आर्टिकल 338B और 342A। व्हाट इज़ द कंडीशन एंड टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ NCBC। मतलब जो भी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस में जो भी मेंबर्स होंगे, ठीक है, उनका जो टेन्योर होगा तो वो या फिर मेंबर्स हैं वो कब तक मेंबर रहेंगे, ये कंडीशंस कौन अप्लाई करेगा, तो ये प्रेसिडेंट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। मीन्स अगर कोई पर्सन ऐसा, तो एक तो होता है कि लोग रिलीजन के बेसिस पे यहाँ पे माइनॉरिटी हैं, ठीक है, और एक तो होगा कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे, मीन्स लैंग्वेज बोलने उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलने वाले लोग कम है, इस वजह से उनको क्या बोलेंगे हम, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बोलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच कमीशन रिकमेंडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है, मीन्स वो माइनॉरिटी तो हैं बट किसके बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, उनके लिए एक अलग कमीशन इस्टेब्लिश करने का जो एडवाइस है वो किसने किया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 टू 1955। विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड आर्टिकल 350B इन पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्ट 17 में आर्टिकल 350B को इंसर्ट किया गया, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू 7th पार्ट में आर्टिकल 350B को इंसर्ट किया गया। हु अपॉइंट द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ मीन्स लैंग्वेज बेसिस पे जो भी माइनॉरिटीज़ है, ठीक है, उनके लिए एक ऑफिसर कौन अपॉइंट करते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ लोकेटेड। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का जो कमीशन का है जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। हु इन्वेस्टिगेट्स ऑल मैटर्स रिलेटेड टू सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ लैंग्वेज बेसिस पे जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, उनको क्या क्या मतलब क्या क्या उनको रूल्स फॉलो करना है, ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करेंगे, तो कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, जो उसके कमिश्नर होंगे वो ये चीज़ डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, कैग है ना, जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है
विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कौन सा आर्टिकल है जो कि ये बताता है कि इंडिया में देयर शैल बी अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 148 में दिया हुआ है। हु इज़ कंसिडर्ड एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। तो गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स क्यों? क्योंकि हमारा सारा टैक्स कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के पास। फिर गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट उस पैसे को कहाँ खर्च कर रही है, कहाँ पे पैसा को यूज़ कर रही है, इसको ऑडिट करने का काम किसका है? तो ये कैग का काम है। तो इसलिए कैग को क्या बोला जाता है? गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। तो ये बोला जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। वो अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कैग के जो मेंबर्स होते हैं, कैग के जो ऑफिसर होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं उनका जो ऑफिस ऑफ टर्म होगा वो कितना होता है? या तो वो 6 ईयर्स तक सर्व करेंगे या तो अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स, जो पहले हो जाए। ठीक है। In which year was accounting separated from auditing and controller and auditor general's task only remained confined to auditing the government's account। तो कौन से साल में ऐसा हुआ कि एक तो होता है ऑडिट करना, ठीक है, एक तो ऑडिट करना होता है, दूसरा क्या होता है? अकाउंट्स को बनाना, अकाउंट्स को मेंटेन करना। तो अकाउंट्स कोई और बनाता है, अब ऑडिट कोई और करता है। ऑडिट कौन करता है? कैग करता है। ठीक है। तो ये जो बाइफर्केशन हुआ काम का, ये कब हुआ? 1976 में। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो भी और भी आर्टिकल जो कि कैग से रिलेटेड है उसके बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 148 में दिया हुआ कि एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का पोस्ट होगा। ठीक है। आर्टिकल 149 में दिया हुआ है ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो उनकी ड्यूटीज़ है, क्या उनके पावर्स हैं। आर्टिकल 150 में दिया हुआ है फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट। और आर्टिकल 151 में दिया हुआ है ऑडिट रिपोर्ट्स। ठीक है। जो कैग जो ऑडिट करेगी फिर उसका रिपोर्ट बनाएगी उसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द अटॉर्नी जनरल। ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के बारे में कौन सा आर्टिकल लिखा हुआ है? आर्टिकल 76 में। मतलब ये कैसा पोस्ट है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। हु इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री का जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है वो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्योंकि ये एक लॉ ऑफिसर है, एक लीगल ऑफिसर है, इस वजह से क्या होगा? ये तो लॉ बैकग्राउंड से होंगे। और इनका क्या कंपलसरी क्वालिफिकेशन क्या है कि वो कम से कम 5 ईयर्स तक हाई कोर्ट के जज रहे हों या फिर और ये एडवोकेट रहे हों हाई कोर्ट में कम से कम 10 ईयर्स तक। हु असिस्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन असिस्ट करता है? ठीक है। उनको कौन हेल्प करता है? तो वो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर हम लोग बोलते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये दोनों इनको असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। जैसे कि सेंटर में क्या होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 76 में दिया हुआ है। वैसे स्टेट में क्या होता है? एडवोकेट जनरल। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्विसेजेंस द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है? तो आर्टिकल 165 में। हु इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट। तो स्टेट में जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होते हैं? तो वो कहते हैं एडवोकेट जनरल। हु अपॉइंट्स एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इन इंडिया। तो इंडिया में एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करते हैं? तो उस स्टेट के गवर्नर। ठीक है। हम लोग अब पढ़ेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में। मतलब वैसे इंस्टीट्यूशन, वैसे बॉडीज़ जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर आर्टिकल नहीं है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच बॉडीज़ आर क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड डू नॉट डिराइव पावर फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सी इंस्टीट्यूशन या कौन सी बॉडीज़ जो अपना पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लेती है। ठीक है। और ये पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा उसको इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडीज़। व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन सेटअप। तो प्लानिंग कमीशन को कब सेटअप किया गया? 1950 में। ठीक है। कब किया गया ये चीज़? 1950 में। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तो पहले प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि उस टाइम भी क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। और अब तो प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग आ गया, लेकिन अब भी क्या होता है? उसके जो हेड होते हैं, मतलब चेयरमैन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब हुआ कि प्लानिंग कमीशन के वो मेंबर नहीं है बट ही इज़ द चेयरमैन। तो वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीति आयोग। क्योंकि प्लानिंग कमीशन अब तो खत्म हो चुका है, उसके जगह पे क्या आया? 2015 में क्या गया? नीति आयोग है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड नीति आयोग सेटअप। तो नीति आयोग को कब सेटअप किया गया? 1 जनवरी 2015 को।
हाउ डिड नीति आयोग कम इन टू एग्जिस्टेंस, तो नीति आयोग को का एग्जिस्टेंस में कैसे लाया गया, मीन्स इसका एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ, तो थ्रू कैबिनेट रेजोल्यूशन से, लॉ से बोल सकते हैं, ये पार्लियामेंट के थ्रू आया। विच बॉडी हैज़ बिन सेट अप टू प्रोवाइड अ क्रिटिकल डायरेक्शनल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टिसिपेशन इनटू द डेवलपमेंटल प्रोसेस, तो नीति आयोग का मेनली काम क्या है कि वो जो भी गवर्नमेंट जो भी प्लान्स ला रही है, ठीक है, वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहे हैं, क्या मतलब कितना मतलब उससे फ़र्क पड़ा है ना, ये सब को कौन चेक करता है, नीति आयोग। हु इज़ द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, चेयरमैन तो हमेशा और हमेशा कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और अब तक की जब से नीति आयोग का एस्टैब्लिशमेंट हुआ अब तक कौन है चेयरमैन, तो वो है नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो अब है कि पहले वाइस चेयरमैन कौन थे, वो थे अरविंद पनगड़िया, ठीक है, अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अपॉइंट्स द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, और नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करते हैं, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। व्हाट इज़ द कोर मिशन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का क्या मतलब मिशन क्या है इसको इस्टेब्लिश करने का, तो पहला ऑल राउंड, ऑल परवेसिव, ऑल इंक्लूसिव एंड ऑल होलिस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC, ठीक। विच बॉडी वाज सेटअप फॉर डिसीजन मेकिंग एंड डिलीवरेशंस एंड ऑन डेवलपमेंट मैटर्स इन इंडिया, तो कौन सा बॉडी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था फॉर डेवलपमेंट मिशंस, है ना, फॉर डिसीजन मेकिंग, तो यही हुआ था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट। व्हेन वाज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सेटअप, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का सेटअप कब किया गया, अगस्त 1952 में। हु रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को एस्टैब्लिश करने का जो रिकमेंडेशन है वो कब मिला था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, ठीक है। इसमें ड्राफ्ट बनाया गया था कि कैसे ये चीज़ इस्टेब्लिश होगा। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड वुमेन, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स सेटअप, तो नेशनल कमीशन एक ऐसा कमीशन जो कि बच्चों के राइट्स को देखेगा, है ना, उसके लिए राइट्स सेटअप करेगा, तो 2007 में ऐसे कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। विच एक्ट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो कौन सा एक्ट के थ्रू नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स के बारे में इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 में, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। एज पर द डेफिनेशन ऑफ UN कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट्स विच एज ग्रुप पीपल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन, तो कितने ग्रुप के एज ग्रुप के बच्चे के लोगों को हम क्या बोलेंगे कि वो अभी चिल्ड्रन है, ठीक है, और ये किसके अकॉर्डिंग है, UN कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ये कोई भी बच्चा जो कि 0 से 18 ईयर्स के एज का है तो उसको हम लोग चिल्ड्रन ही कंसिडर करेंगे। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, तो उसके मेंबर्स कितने होते हैं, इट्स अ मल्टी मेंबर बॉडी, ठीक है, उसमें से चेयरमैन होते हैं, एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर होते हैं। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो जो भी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के जो भी मेंबर्स होंगे, ठीक है, उनका टेन्योर कितना होगा, या तो वो 3 ईयर्स तक सर्व करेंगे, या तो 65 ईयर्स फॉर द चेयरपर्सन और 60 ईयर्स फॉर द मेंबर्स। व्हेन डिड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो ये जो है कि पॉक्सो एक्ट है ना, ये कौन से मतलब कब आया, ये कब आया रेगुलेशन में, 2012 में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सेटअप, तो वुमेन के लिए नेशनल कमीशन कब सेटअप हुआ, 1992 में। अंडर विच एक्ट डिड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सेटअप, कौन से एक्ट के थ्रू नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सेटअप किया गया, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के थ्रू। विच मिनिस्ट्री अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो कौन सी मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए के अंदर में काम करती है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसी के अंदर आता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे, मिसेस जयंती पटनायक, ठीक है। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के जो चेयरपर्सन होंगे उनका या फिर वो उसके जो मेंबर्स होंगे उनका टाइम ऑफ पीरियड कितना होगा, तो 3 ईयर्स तक का, ठीक है। विच इनिशिएटिव ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सप्लीमेंट द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो कौन सा इनिशिएटिव है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का जो कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को मतलब सप्लीमेंट करता है, वो है पारिवारिक महिला लोक अदालत, ठीक है, PMLA। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। व्हेन डिड नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो ह्यूमन राइट्स के कंजर्वेशन के लिए एक कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, ये कब किया गया, 1993 में।
अंडर विच एक्ट डिड नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स जो है ना NCHR, तो इसका जो एग्जिस्टेंस आया वो कौन से एक्ट के थ्रू? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के थ्रू। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का क्या कंपोजिशन है? तो उसमें 5 मेंबर्स होते हैं, उसमें से एक चेयरपर्सन और 4 अदर मेंबर्स। हु अपॉइंट्स द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो जो भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन होंगे या फिर मेंबर्स होंगे, उनको अपॉइंट कौन करेंगे? वो अपॉइंट होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस वॉज इशूड बाय द प्रेसिडेंट इन 1993। तो कौन से आर्टिकल के थ्रू मतलब ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा एक ऑर्डिनेंस इशू किया गया था 1993 में? तो आर्टिकल 123 में, ठीक है, के अकॉर्डिंग। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अगर किसी पर्सन को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरपर्सन बनना है तो उसका क्या एलिजिबिलिटी है? ये उसको चीफ जस्टिस होना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, तभी वो बन सकते हैं। हु इज़ एलिजिबल टू बिकम अ चेयरपर्सन और चेयरमैन और ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। जैसे कि सेंट्रल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वैसे ही क्या होता है कि स्टेट में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तो वहाँ के जो चेयरपर्सन होंगे वो कौन होंगे? या तो वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के। हु इज़ एम्पावर्ड टू रिमूव द चेयरमैन और एनी मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। किसके पास ये पावर है कि वो मेंबर्स को, चाहे वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर्स हो या फिर उनके चेयरपर्सन हो, उनको रिमूव कर सकते हैं? तो ये पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। तो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के जो चेयरमैन है, ठीक है, उनका ऑफिस ऑफ टर्म कितना होता है? या तो वो 3 ईयर्स तक सर्व करेंगे, अदरवाइज वो जब तक सर्व करेंगे तब तक उनका 70 ईयर्स ना हो जाता हो। टू whom डज स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट। तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है अपना एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करती है? वो स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करती है। व्हेन डिड ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट पास। ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ? 2006 में। विच अमेंडमेंट एक्ट एक्सटेंड अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ ह्यूमन राइट्स फ्रॉम 2 to 3। तो कौन से मतलब अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि पर्सन जो भी ह्यूमन राइट्स जिसके पास नॉलेज होगा, ठीक है, उन मेंबर्स का जो नंबर है वो 2 से 3 कर दिया गया। ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग। इन विच सेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 अ पब्लिक सर्वेंट इज डिफाइंड। तो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट के 1993 के अंडर पब्लिक सर्वेंट को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो सेक्शन 2 में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC सेटअप। तो 1964 में। विच कमेटी रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ वो कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद? तो कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। इसको कौन सी कमेटी थी? संथानम कमेटी। When did सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बिकम अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का क्या मतलब है कि जिसका इस्टेब्लिशमेंट एक पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू हुआ है, ठीक है। ये कौन से कब हुआ था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट? 2003 में। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो मेंबर्स होंगे उनका ऑफिस ऑफ टर्म कितना होगा? 4 ईयर्स का, या तब तक कि वो 65 ईयर्स तक का नहीं हो जाते हैं एज के। वो अपॉइंट द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को कौन अपॉइंट करते हैं? तो प्रेसिडेंट। व्हेन डिड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बिकम अ मल्टी मेंबर कमीशन। फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कब एक मल्टी मेंबर कमीशन हो गया? 25 अगस्त 1998 को, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच अथॉरिटी एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। तो कौन सी ऐसी अथॉरिटी है ना जो जिसका सुपरिटेंडेंस जो कि नज़र रखती है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट पे? तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ही है। व्हेन डिड प्रोटेक्शन ऑफ करप्शन एक्ट पास। तो कब किस साल में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पास हुआ? 1988 में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट पास। तो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट कब पास हुआ? 1946 में। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो फंक्शनिंग है, वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो CBI के डायरेक्टर। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ डायरेक्टर ऑफ CBI। तो CBI के डायरेक्टर के जो टेन्योर होता है, टाइम पीरियड होता है, वो कितना होता है? वो 2 ईयर्स का होता है। हु अपॉइंट्स द डायरेक्टर ऑफ CBI। तो CBI के डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करते हैं? उनको अपॉइंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट।
हाउ मेनी डिविजन्स डू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज़? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जैसे कि सीबीआई के पास कितने डिविजन्स हैं? तो 7 डिविजन्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ कमीशन। When did first law commission come into existence? तो पहला लॉ कमीशन कब एग्जिस्टेंस में है? तो 1955 में। What is the tenure for which law commission is constituted? तो कितने टाइम तक लॉ कमीशन, एक लॉ कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है? तो 3 ईयर्स तक के लिए। When did 21st लॉ कमीशन कम into existence? तो 21वां लॉ कमीशन कब आया था एग्जिस्टेंस में? 2015 से लेकर 2018 तक में, ठीक है। अब मतलब अभी कौन सा चल रहा होगा? अभी तो 3 साल का होता है ना, तो अभी कौन सा चल रहा होगा? 23rd लॉ कमीशन, ठीक है। हु इज़ द 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कौन थे? बलवीर सिंह चौहान। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो कि हम लोग RTI लगा के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कौन से एक्ट के थ्रू? हाउ डिड सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन कम इनटू एग्जिस्टेंस? तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को इस्टेब्लिशमेंट कौन से एक्ट के थ्रू किया गया? तो गैजेट नोटिफिकेशन अंडर प्रोविजन ऑफ RTI एक्ट 2005 के अंडर इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। हु अपॉइंट्स चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर? तो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को CIC को कौन अपॉइंट करते हैं? तो उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर? तो जो भी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं उनका ऑफिस ऑफ टेन्योर कितना होता है? 5 ईयर्स, अदरवाइज जब तक कि वो 65 ईयर्स का एज अटेंड नहीं कर लेते हैं। व्हेन डिड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अमेंडेड टू चेंज द सैलरी अलाउंसेस ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स? तो कौन से इन्फॉर्मेशन एक्ट में अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ कि उनकी जो अलाउंसेस होते हैं सेंट्रल या स्टेट सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के, वो वेरी कर गया ना 2019 के एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकपाल एंड लोकायुक्त। विच एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन रिकमेंड द इनेक्टिंग ऑफ द ऑफिस ऑफ लोकपाल? तो कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के अंडर क्या हुआ कि लोकपाल का जो पोस्ट है वो क्रिएट किया गया? तो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो कि 1966 से 1970 के बीच में फॉर्म हुआ था। विच कमेटी रिकमेंडेड टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द ऑफिस ऑफ ओम्बड्समैन? ओम्बड्समैन का मतलब होता है लोकपाली, तो इसके जिसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कौन से एक्ट के थ्रू दिया गया? सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के थ्रू। हु डिज़ाइन द लोगो फॉर लोकपाल इन इंडिया? तो लोकपाल का जो लोगो है ना वो इंडिया का, वो किसने डिज़ाइन किया था? प्रशांत मिश्रा ने, ठीक है। इस सीजन में पूछा गया, काफ़ी रिसेंट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हेन डिड लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट इनेक्टेड? तो लोकपाल या फिर लोकायुक्त एक्ट जो है ये कब इनेक्ट किया गया? 2013 में। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ लोकपाल? तो लोकपाल का क्या कंपोजिशन होता है? उसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, उसके अलावा 8 मेंबर्स होते हैं। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ लोकपाल? तो ऑफिस ऑफ लोकपाल वो कब तक सर्व कर सकते हैं? तो 5 ईयर्स तक, अदरवाइज अंटिल द एज ऑफ 70 ईयर्स। हु अपॉइंट्स द लोकपाल? लोकपाल को अपॉइंट कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विच बॉडी हैज़ पावर टू सुपरिंटेंडेंस एंड डायरेक्शन ओवर एनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंक्लूडिंग CBI रिफर टू इट बाय एजेंसी? तो कौन सी ऐसी बॉडी है ना जो कि इसको हेल्प कर सकती है, उसको डायरेक्शन दे सकती है, इंक्लूडिंग CBI, ठीक है। तो वो है लोकपाल, ठीक। व्हेन डिड द लोकपाल एंड लोकायुक्त अमेंडमेंट एक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस? तो लोकपाल और लोकायुक्त अमेंडमेंट एक्ट कब आया था एग्जिस्टेंस में? तो 2016 में। हु इज़ द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया? तो इंडिया के पहले लोकपाल कौन थे? वो थे पिनाकी चंद्र घोष, है ना, PC घोष। विच स्टेट फर्स्ट इस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त? और लोकायुक्त का पहला इंस्टीट्यूशन कौन सा स्टेट में इस्टेब्लिश हुआ था? ये महाराष्ट्र में हुआ था। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू पास लोकायुक्त बिल इन 2011? तो पहला लोकायुक्त बिल है ना, कौन सा स्टेट था जो कि 2011 में पहला लोकायुक्त बिल पास करता है? वो था उत्तराखंड। टू होम डिड लोकपाल ऑफ उत्तर प्रदेश सबमिट इट्स रिपोर्ट? तो जो अगर मान लीजिए कोई भी लोकपाल है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, तो वो अपना रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, उत्तर प्रदेश के स्पीकर के पास, लेजिस्लेटिव असेंबली का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, ना, जो भी माइनॉरिटीज़ है उनके लिए भी एक नेशनल कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस? तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ वो कब आया एग्जिस्टेंस में? तो यह आया 1993 में। विच एक्ट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़? तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो कौन से एक्ट के थ्रू हुआ? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के थ्रू। व्हाट इज़ द कंपोजिशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़? तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ में कितने मेंबर्स होते हैं? तो वो एक मल्टी मेंबर बॉडी है और इसमें 7 मेंबर्स होते हैं। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़? तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का जो भी मेंबर्स होते हैं उनका ऑफिस ऑफ टर्म कितना होता है? तो 3 ईयर्स का। विच बॉडी इज एम्पावर्ड टू एवेलुएट द
प्रोग्रेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। तो कौन सी ऐसी बॉडी है जिसको ये पावर मिला हुआ है कि वो जो भी प्रोग्रेस कर रही है माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट बोर्ड्स उसको चेक कर सकती है, वो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। हाउ मेनी रिलीजन्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज माइनॉरिटी रिलीजन्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कौन कौन से रिलीजन्स हैं जो कि माइनॉरिटीज़ के अंदर आती है इंडिया में, वो 6 रिलीजन है। वो है मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियस मतलब इसको पार्शियस बोलते हैं, या फिर जैन्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो व्हेन डिड नेशनल लीगल सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ एक्ट पास। तो नेशनल लीगल सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ एक्ट कब पास हुआ, 1987 में। विच बॉडी हैज़ बीन सेट अप टू प्रोवाइड फॉर कम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो कौन से अथॉरिटी का एस्टैब्लिशमेंट किया गया ताकि जो भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ठीक है, उनको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सके। तो वो था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। अंडर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट फ्री लीगल एड इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन। तो कौन से सेक्शन को फ्री लीगल एड प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो वो है अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, ओबीसीज को। नेक्स्ट हमारा है जो डिफरेंट लॉ कमीशन जो बने हैं और उसका कब इस्टेब्लिश हुआ और उसके चेयरमैन कौन रहे उसको देख लेते हैं। तो पहले लॉ कमीशन 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके पहले चेयरमैन कौन थे, MC सितलवाड़। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन थे, तो MC सितलवाड़। सेकेंड लॉ कमीशन जो कि 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसके चेयरपर्सन थे जस्टिस TV वेंकटरमन अय्यर, है ना। थर्ड लॉ कमीशन 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसके चेयरपर्सन थे जस्टिस JL कपूर। फोर्थ लॉ कमीशन इसका इस्टेब्लिशमेंट 1964 में हुआ था, इसके भी चेयरमैन थे जस्टिस JL कपूर। फिफ्थ लॉ कमीशन जो कि 1968 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसके चेयरमैन थे KBK सुंदरम। सिक्स्थ लॉ कमीशन जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1971 में, इसके चेयरमैन थे जस्टिस PV गजेंद्र गधर। ठीक है, फिर है सेवन्थ लॉ कमीशन जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1974 में हुआ था और इसके भी चेयरमैन थे जस्टिस PB गजेंद्रगढ़। एट्थ लॉ कमीशन 1977 में आया था, इसके चेयरमैन थे जस्टिस HR खन्ना। नाइन्थ लॉ कमीशन जो कि 1979 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसके चेयरमैन थे जस्टिस PB दीक्षित। टेंथ लॉ कमीशन 1981 में इस्टेब्लिश हुआ था, चेयरमैन थे जस्टिस KK मैथ्यू। 11th लॉ कमीशन जो कि 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसके चेयरमैन थे जस्टिस DA देसाई। 12th लॉ कमीशन जो कि 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसके चेयरमैन थे जस्टिस मनोहर लाल प्राणलाल ठक्कर। ठीक है, 13th लॉ कमीशन जो कि 1991 में आया था, इसके चेयरमैन थे जस्टिस KN सिंह। 14th लॉ कमीशन 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था, चेयरमैन थे जस्टिस K जयाचंद्र रेड्डी। 5th लॉ कमीशन 1997 में आया था, इसके चेयरमैन थे जस्टिस BP जीवन रेड्डी। 16th लॉ कमीशन जो कि 2000 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसमें दो मेंबर रहे, पहले जस्टिस BP जीवन रेड्डी 2002 से लेकर 2003 तक, फिर जस्टिस M जगन्नाथ राव। ठीक है, 17th लॉ कमीशन जो कि 2003 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसके चेयरमैन थे जस्टिस M जगन्नाथन राव। ठीक है, 18th लॉ कमीशन जो कि 2006 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसके चेयरमैन थे जस्टिस M जगन्नाथ राव। 19th लॉ कमीशन जो कि 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसके चेयरमैन थे जस्टिस PV रेड्डी। फिर 20th लॉ कमीशन जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 2014 में और इसके चेयरमैन थे जस्टिस DK जैन, नंबर 2015 तक, उसका फिर जस्टिस AP शाह। फिर 20th लॉ कमीशन जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 2015 में और इसके चेयरमैन थे बलवीर सिंह चौहान। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है तो फिर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।